डॉक्टर राशिद मियाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम मिर्ज़ा गालिब के खतूत से मुताल्लिक़ मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं, जितनी अदबी ज़बानें हैं, इनमें बाज़ फ़नकार ऐसे हुए हैं जिनका नाम रहती दुनिया तक कायम व मुसल्लम रहेगा, ऐसा माना जाता है। उर्दू में भी दो एक नाम ऐसे हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि इनके बगैर उर्दू अदब अधूरा है। मिर्ज़ा गालिब का शुमार उर्दू के ही नहीं बल्कि दुनिया अदब के मकबूल तरीन शायरों में होता है। बाज़ अशार उनके ऐसे ज़बान ज़द हैं कि हर कस व नाकस उन्हें मौके बमौके इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ लोग हों, चाहे दीगर ज़बानों से मुताल्लिक़ लोग हों। लेकिन मौलाना हादी का कहना है कि गालिब अपनी शायरी को अपनी नस्ल से कमतर समझा किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने यादगार गालिब ने, मौलाना हादी ने यह भी लिखा है कि मिर्ज़ा की शोहरत आम जिस कदर उनकी नस्ल की इशाअत से हुई, वैसी नज़्म फ़ारसी, नज़्म उर्दू की इशाअत से नहीं हुई। बहरहाल ये बहस का मौका नहीं। हमें ये देखना है कि उर्दू शायरी की तरह उर्दू नस्ल में भी गालिब का मर्तबा निहायत बुलंद है। तो इसकी वजह, अहम वजह क्या है? दरअसल उस ज़माने में फ़ारसी का आम रिवाज था और गालिब उर्दू से पहले फ़ारसी में ही नस्र तहरीर किया करते थे और खतूत भी इसी ज़बान में लिखते थे। लेकिन उस ज़माने में जब उन्होंने ख़त लिखना शुरू किए तो इंतहाई बेसाख्तगी वाला अंदाज़ इख्तियार किया, यानी उसके अंदर किसी तरह की कोई रवायती पाबंदी, किसी तरह के अलकाब व आदाब, किसी तरह का तकल्लुफ़ तसन्नुफ़, कोई चीज़ उन्होंने रवा नहीं रखी। उन्होंने खुद ही लिखा है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। हज़ार कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। उनके खतूत में न अलक़ाब व आदाब के झमेले हैं, न तकल्लुफ़ व तसन्नुफ़ की गरम बाजारी है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि दो शख्स बाहम बैठे हुए हैं या आमने सामने बैठे हुए निहायत बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू कर रहे हैं। गालिब से पहले खतूत नवीसी में लंबे अलक़ाब व आदाब और तमहीदें लिखी जाती थीं और उनका अंदाज़ बयान निहायत बनावटी हुआ करता था। गालिब ने उन सबको बिल्कुल तर्क कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जिसको ख़त लिख रहे हैं उसका नाम भी कई मरतबा ख़त में नहीं लिखा, सीधे अपने मकसद या जो बात उनको लिखना है उस पर आ गए। मसलन कुछ जुमले हैं, यूसुफ मिर्ज़ा तुझे क्यों कर लिखूं कि तेरा बाप मर गया, मियाँ लड़के कहाँ फिर रहे हो इधर आओ, अरे कोई है ज़रा यूसुफ मिर्ज़ा को बुला लो। तो इस तरह के जुमले जो है वो बातों जैसा अंदाज़ बताते हैं और यही अंदाज़ उन्होंने इख्तियार किया जिसको उस ज़माने में इतनी ज़्यादा अहमियत न हो, लेकिन उनके खतूत की मकबूलियत में ऐसा इजाफ़ा हुआ कि वो आज मेयार ज़बान माने जाते हैं। गालिब के ज़माने तक, बल्कि आज तक भी खतूत नवीसी में एक दस्तूर रहा है। तो किसी को सलाम दुआ पहुँचाना हो तो दस्तूरन आखिर में लिखते हैं या पहले लिखते हैं। गालिब ने इस अंदाज को भी तर्क कर दिया। इसी तरह
ان کے خطوط میں اس زمانے کے حالات، مسائل اور جو کچھ درپیش آ رہا تھا وہ ساری کی ساری باتیں ان خطوط میں موجود ہیں. یعنی اگر ان خطوط کو جمع کیا جائے تو اس زمانے میں جو دہلی میں جو کچھ درپیش ہو رہا تھا اس کی ایک مکمل تاریخ لکھی جا سکتی ہے. 1857 کا زمانہ جس میں دہلی میں مار کاٹ اور قتل و غارت گری کا عام حال تھا، وہ تمام حال ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا اور اس کا ذکر بجا بجا اپنے خطوط میں اپنے احباب کو کیا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک مکمل اس زمانے کے حالات کی عکاسی کیا کرتے ہیں. غالب کے مزاج میں ظرافت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی. چاہے شاعری ہو، چاہے نثر ہو، چاہے ان کے دیگر جملے ہوں، کہیں نہ کہیں اس سے ظرافت ٹوٹ پڑتی ہے. ان کے خطوط میں بھی بعض جملے ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر سنجیدہ سے سنجیدہ انسان بھی زیر لب مسکرا دیتا ہے. اسی لیے مولانا حالی نے انہیں حیوان ظریف بھی کہا ہے. بہرحال مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر غالب شاعری نہیں کرتے، صرف خطوط ہی لکھتے، تو بھی اردو ادب میں ان کا رتبہ کسی طرح کم نہیں ہوتا. یہ الفاظ بعض ناقدین نے بھی لکھے ہیں اور اس میں بلا شبہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے.